पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 13 अगस्त को खत्म होगा। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र का ज्यादातर वक्त विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार को यह तो क्लियर है कि ऑपोजिशन का हंगामा खत्म नहीं होगा। विपक्ष चाहता है कि सरकार जो विधेयक पास कराना चाहती है वो पेश ही न हो पाए। अगर पेश हो तो विरोधी दलों की एकता बनी रहे। डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन जैसे जिन बिल्स को पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, 2/3 सांसदों के वोट की जरूरत है, वो सरकार जुटा ही ना पाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण बिल्स को पेश करने और पास कराने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि वो डीलिमिटेशन बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सरकार इस बिल पर बहस करना चाहती है, चर्चा चाहती है, तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और फिर इस पर बात होगी। इसके बाद सरकार ने दूसरी अपोजिशन पार्टी से बात शुरू की। आज किरेन रिजिजू ने कहा कि मॉनसून सेशन चल रहा है, इसलिए स्पेशल सेशन की मांग का कोई मतलब नहीं है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ जरूरी बिल पास करवाए हैं। डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्या करना है ये सरकार बाद में बताएगी। हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाले बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास। डीलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डीलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को वो कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे। अब कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को झेलना पड़ेगा ये महिला विरोधी होने का। हाउस तो बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है। बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। ये नंबर 1 क्लैरिफिकेशन। सेकेंडली, जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का। अभी तो मॉनसून सेशन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे हम दूसरे स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। अब क्या सरकार वाकई में ये सारे बिल लाने की तैयारी कर रही है? डीलिमिटेशन बिल का भविष्य क्या है? इस पर जानकारी के लिए हम इंडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आप मेरे हिसाब से बेस्ट आदमी हैं जो ये बता सकते हैं कि ये जो सस्पेंस है ये क्यों है और होगा क्या? और ये सरकार ने पूरी कोशिश की थी और मंशा ये थी कि इस मानसून सेशन में ही इन दोनों बिलों को, वुमेन रिजर्वेशन बिल और डीलिमिटेशन बिल को पास करा लिया जाए। और एक तरह से कहें कि सरकार की प्राथमिकता में भले ही ये लिस्टेड नहीं था ये बिल सरकार के एजेंडे में, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में ये था, तो इसमें ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब वो होता नजर नहीं आ रहा है। जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, जो सत्ता पक्ष का इंडिकेशन समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये मामला आगे के लिए टल गया है। अब देखना होगा कि आगे सरकार इसे स्पेशल सेशन बुलाकर फिर पास कराना चाहेगी या फिर अगले विंटर सेशन में ट्राई करेगी। लेकिन अभी जो मौजूदा वर्किंग डेज हैं 10, 11, 12 और 13 को तो सुबह में जर्नी हो जाएगा, तो इफेक्टिवली 10, 11 और 12 3 तारीख है, तो उसमें ये होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार हालांकि बार बार इस बात को कह रही थी, सरकार के सोर्सेज इस बात को कह रहे थे कि नंबर्स हमारे पास हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी के साथ ऑन बोर्ड कम से कम डिस्कशन जरूर हो। भले ही आप बिल के अगेंस्ट में वोट करें, लेकिन डिस्कशन के बाद ये हो, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। और आज डीएमके की तरफ से उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ कहा है, उसके बाद ये तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जा रही है कि अब तो सरकार के लिए इन दिनों में इन दोनों बिल को पास कराना लगभग मुश्किल हो रहा है। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि ये बिल आगे टलेगा।
अब जो तीसरा प्रमुख बिल है FCRA संशोधन बिल, उसको लेकर सरकार की ज़रूर ये कोशिश रहेगी, क्योंकि उसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। उसको लेकर सरकार की कोशिश होगी कि 11 या 12 अगस्त तक उस बिल को मंजूरी दिला दी जाए। इससे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ गृहमंत्री अमित शाह मिले भी और उन्होंने बताया भी कि आप लोगों के जो भी अप्रीहेंशन हैं उन सबका ध्यान रखा जाएगा और उसके हिसाब से इस बिल को लाया जाएगा। देखना होगा कि क्या सरकार इस मकसद में पूरा हो पाती है। बाकी जो 2 बिल हैं वो तो लटकते नजर आ रहे हैं। रजत जी, देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कोई सरप्राइज ना आ जाए आखिरी 3 दिन में, लेकिन आज जो आपने सिचुएशन बताई उसके हिसाब से लगता है अगर डीएमके साथ नहीं है तो ये पास कराना थोड़ा मुश्किल होगा। इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरकार के एजेंडे में 3 बिल हैं जिसका जिक्र देवेंद्र पाराशर कर रहे थे, डीलिमिटेशन, विमेन रिजर्वेशन और FCRA। डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने के लिए 2/3 सांसदों के सपोर्ट की जरूरत है। इसमें विरोधी दलों के सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन FCRA बिल पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसलिए सरकार की कोशिश होगी इस बिल को तो कम से कम पेश किया जाए और पास करा लिया जाए। FCRA बिल को सरकार लिटमस टेस्ट की तरह ले रही है। इस मुद्दे पर डीएमके का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं। अगर FCRA पर डीएमके का सपोर्ट मिल गया तो उस वक्त भी काम आ सकता है जब सरकार डीलिमिटेशन बिल पेश करेगी। इसलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने FCRA से प्रभावित होने वाले स्टेक होल्डर से मुलाकात की, चर्चेज के डेलीगेशन से बात की। लेकिन नोट करने वाली बात यह थी कि अमित शाह से मिलने पहुंचे चर्चेज के डेलीगेशन का नेतृत्व डीएमके सांसद P. विल्सन कर रहे थे। अमित शाह ने विल्सन की बात पूरी सुनी, ध्यान से सुनी, और उन्होंने कहा कि FCRA बिल में यह प्रोविजन है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने विदेश से मिले पैसे का पूरा हिसाब नहीं दिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में चली जाएगी, और यह बहुत खतरनाक है। सरकार इस प्रावधान को हटाए या इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दे। All of us decided that let's ask the bill which is introduced in the Lok Sabha in March be completely withdrawn. Apart from that, Section 15 of the existing Act, which deals about vesting of the property. So together we wanted to ask request the Honorable Home Minister to, withdraw it and repeal it. If the government is not inclined to either withdraw the FCRA bill as a whole and repeal Section 15, at least send the bill as well as the existing laws to the Joint Parliamentary Committee so that the stakeholders can be heard. The problem is when the FCRA certificate is going to be cancelled, like you are not going to renew it or some condition is violated or the government is refusing it, the entire property which has been acquired all along for say about 100 years ago, that is going to be taken over by the government, including the activities like orphanages, then hospitals, old age homes. P. विल्सन कह रहे हैं कि FCRA बिल को पूरी तरह वापस लेना चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी पर कंट्रोल करने की बात कही गई है। इस सेक्शन का भयंकर दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा अगर सरकार बिल को वापस नहीं लेती तो कम से कम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दे, जिससे वहां पर इस पर डिटेल में चर्चा हो जाए और विवादित प्रावधानों को हटाकर संशोधित बिल पेश किया जाए। P. विल्सन ने कहा इस एक्ट के सहारे सरकार विदेशी चंदे से बनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है। यह बहुत खतरनाक है। अमित शाह ने डीएमके के सांसद को भरोसा दिया कि सरकार उनकी चिंता का पूरा ख्याल रखेगी। डीएमके को इतना महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एमके स्टालिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि डीएमके अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह डीएमके को धोखा दिया, उसके बाद स्टालिन राहुल गांधी से बेहद नाराज हैं। इसलिए सरकार को लगता है कि डीएमके को एनडीए के पाले में लाया जा सकता है। पता यह लगा कि डीलिमिटेशन बिल को लेकर भी सरकार पर्दे के पीछे डीएमके से लगातार बात कर रही है, लेकिन डीएमके ने डीलिमिटेशन बिल को लेकर सरकार के सामने 3 डिमांड रखी हैं। अगर सरकार ये 3 शर्तें मानती है तो डीएमके इस बिल को सपोर्ट कर सकती है। पहली शर्त यह है कि जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या पर लगी रोक अगले 25 साल तक जारी रहे।
दूसरी कंडीशन यह है कि डीलिमिटेशन बिल में इस बात की गारंटी हो कि सभी राज्यों की लोकसभा की सीटों में 50% की एक समान बढ़ोतरी होगी। और तीसरी शर्त यह है कि नया कानून पेश किए जाते समय तमाम संशोधित सीटों की लिस्ट भी प्रकाशित की जानी चाहिए। यानी डीएमके ये जानना चाहते कि डीलिमिटेशन के बाद जो नई सीटें बनेंगी उनका स्वरूप क्या होगा। जबकि अमित शाह ने पिछले सेशन में जब डीलिमिटेशन बिल पेश किया था उस वक्त लोकसभा में साफ साफ कहा था कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ेंगी, इसलिए इस शर्त को मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी शर्त भी है, वो भी इसी से जुड़ी है, लेकिन पहली शर्त पर फैसला विचार विमर्श के बाद हो सकता है। लेकिन यह शर्त भी मानी जा सकती है क्योंकि डीएम के पास लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। अगर सरकार को डीएमके का सपोर्ट मिलता है तो यह एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि सरकार विपक्ष की दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस से भी बात हो रही है और डीलिमिटेशन बिल पर वाईएसआर कांग्रेस का रुख सपोर्टिव है। वाईएसआर कांग्रेस के कुल 8 एमपीज हैं, 4 लोकसभा में और 4 राज्यसभा में। आज वाईएसआर कांग्रेस के डेलीगेशन की भी अमित शाह से मुलाकात हुई। बहाना तो था पार्टी प्रेसिडेंट जगनमोहन रेड्डी के लिए सुरक्षा बढ़ाने का। वाईएसआर कांग्रेस के एमपीज ने अमित शाह से कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जानबूझकर जगनमोहन रेड्डी की सुरक्षा कम कर दी है, इससे उनकी जान को खतरा है, इसलिए केंद्र सरकार जगन को सुरक्षा दे। अमित शाह ने आंध्र प्रदेश सरकार से बात करके जगनमोहन रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का भरोसा दिया। इस दौरान डीलिमिटेशन बिल पर भी बात हुई, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के एमपीज ने क्या जवाब दिया इसकी जानकारी तो नहीं मिली। हालांकि मीटिंग के बाद वाईएसआर कांग्रेस के सांसद जी बाबूराव से जब डीलिमिटेशन बिल पर उनकी पार्टी के स्टैंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2029 से पहले परिसीमन का काम पूरा करना है, लेकिन मोदी सरकार इस बिल को कैसे पास कराती है यह देखना होगा। The delimitation is the constitutional issue, mandatory on the part of the government. The government has to do the limitation, this delimitation invariably today or tomorrow before 29. That's why I hope that Honorable Prime Minister Shri Modi ji got that much confidence, and he will definitely gain the support for getting full support, 2/3 majority to complete the delimitation women reservation. जी बाबूराव कह रहे थे कि डीलिमिटेशन कराना संवैधानिक बाध्यता है, इस बिल को पास तो करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल को पास कराने के लिए जरूरी वोटों का इंतजाम कर लिया होगा, तभी इस बिल को संसद में लाने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि वो 2/3 बहुमत से डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल पास करवा लेंगे। अमित शाह विपक्षी दलों का मन टटोलने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने उन 45 सांसदों को नाश्ते पर बुलाया जो अभी अभी चुनकर आए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने वाले सांसदों में एनसीपीआई, शिवसेना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले ग्रुप, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एआईएडीएमके और यूपीपीएल के नेता शामिल थे। इनमें से एनसीपीआई के 20 सांसद हाल ही में ममता बनर्जी से अलग होकर एनडीए के साथ आए हैं। शिवसेना के उन 6 सांसदों ने भी मोदी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह कि एनसीपीआई के जो 20 सांसद आज प्रधानमंत्री के घर पहुंचे, उनमें वो 3 मुस्लिम सांसद भी शामिल थे जो एनडीए की मंगल मिलन मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान ने कहा था कि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जवाब देना है, इसलिए वो एनडीए के साथ तो नहीं जा सकते। लेकिन आज ये तीनों प्रधानमंत्री आवास में थे। मोदी के साथ नाश्ता करने के बाद यूसुफ पठान ने कहा कि एनसीपीआई के मेंबर होने के नाते वो हर उस बिल को सपोर्ट करेंगे जो देश के हित में होगा। देखिए, हम लोग जो देश के लिए बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। हम लोग एनसीपीआई के साथ है और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी
बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। NCPI जिन बिल का सपोर्ट करेगी आप लोग भी करेंगे? NCPI मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा, हम उसके साथ रहेंगे। यूसुफ पठान को हम लोग क्रिकेटर के तौर पर जानते हैं, अब उन्हें एक एक्टिव एमपी के रूप में दिखाया जा रहा है। यूसुफ पठान ने मांग की थी कि SIR के वक्त जिन लोगों के नाम पेंडिंग थे, जो लोग इस बार वोट नहीं डाल सके, उनके नामों को इस साल के अंत तक क्लियर किया जाए। उनकी दूसरी मांग ये थी कि बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, ये काम बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार ने उन्हें इन दोनों मांगों को कानून के दायरे में रहकर पूरा करने का भरोसा दिया है। इसके बाद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान भी NDA के साथ आ गए। असल में बीजेपी एक एक MPs के वोट का मैच समझ रही है, इसलिए सबका ध्यान रखा जा रहा है। पार्लियामेंट के पिछले सत्र में जब सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया था, उस वक्त बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसलिए बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब NDA को तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना के 6 नए सांसदों का सपोर्ट मिल गया है, इसलिए सरकार के पास 324 सांसदों का तो सॉलिड सपोर्ट है। अगर DMK के 22, YSR कांग्रेस के 4 सांसद सपोर्ट में आ जाते हैं तो संख्या 350 तक पहुंच जाएगी। आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद NCPI की सांसद रचना बनर्जी ने कहा कि संसद न चलने की वजह से कई बिल अटके पड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर आज का सुबह का जो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को इनवाइट मिला था हमारे ऑनरेबल PM से, और उनसे बात किए, और उनका जो राय है, उनका जो देखने का अंदाज है देश के ऊपर, और जैसे वो काम कर रहे हैं सबके लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चों से बुजुर्ग तक सबके लिए सोच के जैसे हमारे PM काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 मिनट वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली की बात। क्या खास मैसेज दिया है कुछ उन्होंने सांसदों को आज जो मुलाकात की? नहीं, उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं, और हमारे साथ जो है, हमारे ग्रुप के जो है, हम आपके साथ है। यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं, आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए। सदन नहीं चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने कुछ बोला? देखिए उनको भी बहुत खराब लगा कि सदन नहीं चल रहा है। इतने दिन हो गए हम लोग का, मतलब लास्ट 20-25 डेज उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहा है, तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है। तो पर वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। समर्थन जुटाने के काम में एकनाथ शिंदे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आज शिंदे स्पेशली दिल्ली आए। पहले उनकी पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट किया, और इसके बाद शिंदे अपनी पार्टी के MPs के साथ दोबारा प्रधानमंत्री से मिले। हालांकि मीटिंग के बाद शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के विकास और उससे जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात हुई है। संसद में आने वाले विधेयकों और शिवसेना के सांसदों की भूमिका पर भी उन्होंने मोदी से बात की। महिला आरक्षण हे एक महत्त्वाचं जे आरक्षण आणि विधेयक याला सगळ्यांनीच मान्यता दिली पाहिजे। लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्यांच्याशी वाद घातला की महाराष्ट्रामध्ये 2024ला काय झालं आहे आपल्याला माहीत आहे। त्यामुळे महिला आरक्षण असेल, आणि आता मतदारसंघ 24-25 लाखाचे आहेत। त्यांचं भौगोलिक क्षेत्र तुमचा किती आहे? 27 लाखाचा तुमचा, आणि भौगोलिक क्षेत्र एवढं मोठं आहे, एक सर्वसामान्य मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे। त्याला सगळ्यांनी सहकार्य केलं पाहिजे। एकनाथ शिंदे मराठी में कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसे पास कराने में सभी दलों को सहयोग देना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का विरोध किया था और इसका नतीजा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल गया। शिंदे ने यह भी कहा कि परिसीमन बिल जरूरी है। आज एक एक लोकसभा क्षेत्र में 25 से 30 लाख वोटर हैं। इतने बड़े क्षेत्र में काम करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए।
अब शिंदे ने जो कहा ये सारी बातें तो कैमरे पर कहने के लिए हैं, अंदर की बात क्या है, नरेंद्र मोदी ने शिंदे को टास्क क्या दिया है, इसकी जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं हमारे संवाददाता सचिन चौधरी के पास। सचिन, आप शिंदे की बात हमने सुनी है, आपने भी सुनी है, लेकिन असली बात क्या है ये आप बताइए। देखिए रजत जी, ये परिसीमन या महिला आरक्षण जो बिल है उसको पास कराने के लिए फुल प्रूफ तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और जब केंद्र सरकार को लगेगा कि तैयारी फुल प्रूफ है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से जुट गया है, तो इस संसद सत्र के बाद एक विशेष सत्र बुलाकर इस बिल पर चर्चा की जाएगी और उसको पास कराया जाएगा। एकनाथ शिंदे जो है इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ना केवल उनके 13 सांसद बल्कि उनको ये भी कहा गया है कि यूबीटी के जो 3 सांसद हैं और अन्य दूसरे छोटे छोटे निर्दलीय पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा नहीं है या फिर यूपी का भी हिस्सा, इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं है, उन लोगों को हेर कर उनको कन्विंस जो है करना है और उसकी तैयारी में वो जुट गए हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीबन 7 ऐसे सांसद हैं जिसमें से पंजाब के 2, राजस्थान के 2, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादरा दीव दमन नगर हवेली, ऐसे 7 सांसद जो है वो इनके संपर्क में है और उन्हें पूरी तरह से हामी भी भर दी है, उनको राजी कर लिया गया है और भी सांसदों का समर्थन जो है जुटाया जा रहा है। तो आज जो शिंदे शिवसेना के सांसदों से पीएम मोदी मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि आपके थ्रू आउट पार्टी यानी कि राजनीति से ऊपर उठकर, अलायंस से ऊपर उठकर जो भी आपके दोस्त है, सांसद है, उनको आप ये बात से सहमत करिए कि ये देश हित में कितना महत्वपूर्ण बिल है और उनको ये कन्विंस कराने की कोशिश कीजिए। अपने साथ और भी दोस्तों को जोड़े, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो या फिर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो। तो ये रणनीति पर पूरी तरह से काम चल रहा है और जब ये 2/3 पुख्ता फुल प्रूफ जब उनको लगेगा तो हो सकता है कि इसी महीने में एक विशेष सत्र बुलाकर इसको जो है चर्चा करके पास कराया जा सकता है। रजत जी, सचिन, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले कई बार ये कारनामा करके दिखा चुके हैं। उनका रिकॉर्ड अच्छा है कि वो एमपीज को ला सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो जाहिर है उन्हें ये टास्क दिया गया और ये आपकी बात सही है कि जब तक सरकार को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि उसके पास में 360 एमपीज का सपोर्ट है, तब तक ये बिल शायद नहीं लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन चौधरी। आज एक और डेवलपमेंट हुआ, वो भी इसी कड़ी में है। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल का लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, लेकिन इस वक्त सरकार के लिए एक एमपी का सपोर्ट भी कीमती है। मोदी से मिलने के बाद सुखबीर बादल ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन पर बात की, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। पता है लगा कि बीजेपी के नेताओं से सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर की बात हुई है। अकाली दल चाहता है कि पंजाब के इलेक्शन से पहले बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आएं। अगर यह हुआ तो अकाली दल फिर एनडीए का हिस्सा बनेगा, डीलिमिटेशन बिल पर सरकार को सपोर्ट करेगा और पंजाब में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। चर्चा यही है कि आज सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से इन मुद्दों पर बात की है। संसद भवन में सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इस पर तंज कसा और देर नहीं लगाई। केजरीवाल ने तुरंत लिखा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? जाहिर है अगर यह गठबंधन हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी अरविंद केजरीवाल को होगी। पिछली बार लोकसभा में सरकार डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन मोदी ने कहा था कि यह कानून देश के हित में है, महिलाओं को पार्लियामेंट में जगह देने के लिए है, एक दिन यह जरूर पास होगा। तभी से 2/3 बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हुई। टीएमसी टूटी, शिवसेना फिर से टूटी, संख्या बढ़ी, किस्मत से साथ दिया डीएमके कांग्रेस से नाराज हो गई और अब डीलिमिटेशन के लिए डीएमके से बात हो रही है। शरद पवार की एनसीपी और वाईएसआर की कांग्रेस से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद जगी है। अकाली दल के साथ आने के आसार बने हैं। अगर इतनी जोड़तोड़ की गई है, इतनी मेहनत की गई है, तो जाहिर है डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए ही की गई होगी, महिला आरक्षण के लिए ही की गई होगी। मुझे लगता है कि संसद में महिलाओं को 33% सीटें तो मिलनी ही चाहिए और इसका बेस्ट तरीका है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 कर दी जाए
और यह तभी संभव है जब डिलिमिटेशन का कानून बनेगा। इसलिए दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। इस समय विरोधी दलों में पहले जैसी एकता भी नहीं है। केजरीवाल राहुल गांधी से टकरा रहे हैं। डीएमके साफ कहते हैं कि राहुल गांधी उन्होंने धोखा दिया। शरद पवार डांवाडोल हैं। उनके बाकी साथी भी कब बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की कोशिश जारी है। मोदी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही मौका आएगा मोदी डिलिमिटेशन का चौका मारेंगे। संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी और इसका फैसला तो मोदी ने उसी समय कर लिया था जब संसद का नया भवन बना था, जिसमें लोकसभा के करीब 1000 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी दूर की सोचते हैं।